कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं और ये सवाल आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ऐसे सवाल लिए गए बच्चों जो कि आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए सभी सवाल को आप जरूर देख करके जाओ। ठीक है, आप रटो मत, याद मत करो, लेकिन पढ़ करके जरूर जाओ ताकि आप ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आप लोग किसी तरीके से आप लोग लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले सवाल को हम लोग देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है सवाल? पुणे पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मतलब पुणे पैक्ट पे आपको एक छोटा सा नोट लिखना है बच्चों। अगर आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लिखना है और 5 मार्क्स का आएगा तो ये आपको फुल लिख देना है। ठीक है, देखिए आपको इसमें का नंबर देंगे और लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। सिंपल है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की क्या की स्थापना की। उनका मानना था कि दलित वर्ग की समस्याओं का समाधान तथा उनकी सामाजिक अपंगता का निवारण केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जो दलित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, जो नीच जाति के वर्ग हैं, उनकी समस्या का जो समाधान है वो सिर्फ राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, अतः उन्होंने दलित के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर जोर शोर से समर्थन किया। ठीक है, कौन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब खा नंबर में आप लिखना है इस विषय पर गांधी जी से उनका गंभीर विवाद हुआ। ठीक है, तो इस मैटर पे गांधी जी से उनका काफ़ी विवाद हुआ। इसी बीच सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली। ठीक है, इसी बीच में सरकार जो है वो अंबेडकर का क्या किया? बात मान लिया इन्होंने। इसके विरोध में गांधी जी ने पुणे में वर्धा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, खाए बिना खाए पिए, है ना। अब देखिए गा नंबर क्या लिखना है आपको? अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की मध्यस्थता से गांधी जी और अंबेडकर के बीच सितंबर 1930 में एक समझौता हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच मतलब कि अन्य राष्ट्रवादी नेता वगैरह बहुत सारा और गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ 1932 में, और इसी समझौता को हम लोग पुणे पैक्ट कहते हैं। सिंपल है। ठीक है, कि अन्य राष्ट्रवादी नेताओं और मध्यस्थता के अन्य राष्ट्रवादी नेताओं और गांधी जी, है ना, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक सितंबर 1932 में अब समझौता हुआ, उसी को हम लोग पुणे पैक्ट के नाम से जानते हैं। घ नंबर में लिखना है इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग, ठीक है, जो दलित वर्ग हैं, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। ठीक है, जो दलित वर्ग हैं उनको क्या किया गया? एक परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। ठीक है, एक अलग से, परंतु निर्वाचन सामान्य प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। दलित को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए पुणे पैक्ट में शर्तें भी रखी गई थी। तो दलित वर्ग जो है बच्चों, जो नीचे जाति के लोग हैं, ठीक है, जो SC ST OBC, ये सारे का शिक्षा के लिए भी क्या है? सहायता के लिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पुणे पैक्ट में इस शर्त को भी रखा गया था। तो आप लोग अंबेडकर जी को कभी मत भूलना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम किए हैं। मतलब कि बच्चों आपको अगर स्कॉलरशिप दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनका भी हाथ जरूर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो सिंपल है बच्चों कि टोटल आय, ठीक है, मान लो कि देश का टोटल इनकम कुछ रुपया है। ठीक है, देश का कुल इनकम जो है, कुल आय, उसमें से अगर हम देश की जनसंख्या से हम अगर डिवाइड कर देते बच्चों तो वो हमारा क्या आ जाता है? जनसंख्या, है ना, संख्या। ठीक है, तो वो क्या आ जाता है? हमारा प्रति व्यक्ति आय। तो सिंपल से आप बात समझ लो बच्चों कि देश की कुल राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या का भाग करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सिंपल से बात है बच्चों, ठीक है, कि बहुराष्ट्रीय मतलब कि बहुत सारे राष्ट्रीय कंपनियां, मतलब कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं स्वामित्व नियंत्रण रखती है। ठीक है, मतलब कि इनके जो कंपनियां हैं वो अलग अलग देशों में हैं और उसका जो नियंत्रण है, जो उसका स्वामित्व है, एक देश के करता है। ठीक, मतलब कि एक से अधिक देश में उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है,
नियंत्रण करता है। तो ये सारी का सारे क्या हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है। ठीक है, देखिए तो मरियान और जर्मेनिया कौन थे। ठीक है, आप लोग का प्रीवियस 2023 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, 1 या 2 नंबर का, लेकिन इस बार हो सकता है आपका 3 से 4-5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया। जैसे कि हम लोग का भारत में भारत माता है कि नहीं है, उसी तरीके से जर्मेनिया में और फ्रांस में अलग अलग तरीके से जर्मेनिया और फ्रांस को दिखाया गया। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों के स्वतंत्रता और न्याय गणतंत्र जैसे विचार को व्यक्त करने के लिए, है ना। अब देखिए, फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया। मतलब फ्रांस में एक लोकप्रिय ईसाई नाम क्या दिया गया, मरियान दिया गया, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दर्शाया गया। ठीक है, मतलब कि जो मरियान है वो फ्रांस का राष्ट्रीय रूपक है बच्चों, और इससे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक, और इसमें इसका चित्रण भी देख लो, लाल टोपी और तिरंगा और कलगी से दर्शाया गया। उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, जिस तरीके से भारत माता का जगह जगह पर लगाया जाता है, फोटो आप देखते होंगे, तो उसी तरीके से फ्रांस में भी राष्ट्रीय रूपक क्या था, मरियान था, और उसका जगह जगह पर चौराहों पर लगाया गया। मरियान की छवि को सिक्कों और डाक के टिकटों पर अंकित की गई। ठीक है, लोगों को एकता और राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक है, इसलिए चौराहों पर लगाया गया ताकि लोगों में एकता बनी रहे, है ना। चलिए, और राष्ट्रीय प्रतीक इसी तरीके से जर्मेनिया क्या है, जर्मन का राष्ट्र रूपक रूप बन गई। जिस तरीके से मरियान जो है फ्रांस का राष्ट्र रूपक है, उसी तरीके से जर्मन भी राष्ट्र रूपक किसका है, जर्मन का। जर्मेनिया बलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलुत वीरता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से कर लेना। एक और सवाल जो है, ठीक है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो चावल की खेती के लिए क्या भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए बच्चों, वहां का क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो चीज आपको बताना है। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का नंबर देखिए, क्या है, चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। मतलब कि चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु, ठीक है, क्या है, बहुत ही अनुकूल है। दूसरा नंबर में आपको लिखना है, इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक, और तापमान कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस अधिक होना चाहिए। मतलब कि अगर आप चावल की खेती करते हो तो वहां की जो औसत वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक, और उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वहां का इन्वायरमेंट है वो आपका 24 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आगे देखिए, दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफी समय तक पानी इकट्ठा रह सके। मतलब कि जहां पे आप धान को उपजाऊ करेंगे वहां पे दोमट उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए, ताकि वहां पे ज्यादा देर तक पानी रहे। आपको पता है ना कि धान आप लोग खेती करते होंगे तो ज्यादा पानी जरूरत पड़ता है, पानी बारिश से नहीं होता है तो देखते हैं सब अकाल पड़ जाता है ना। इस फसल के लिए बहुत उपयोगी है। भूमि समतल होनी चाहिए। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाले जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। ठीक है, तो जमीन भी क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ढलाव होगा तो एको पानी रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। आगे देखिए, इसलिए चावल अधिकतर पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में खूब उगता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उगता है, तो पश्चिम बंगाल में, यूपी में, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब एक लास्ट सवाल है बच्चों, इस सवाल को भी आप लोग देख लेंगे, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। ठीक है, देखिए, जल दुर्लभता, ठीक है, जल यद्यपि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है। मतलब कि जल जो है प्रकृति का असमाप्त होने वाला क्या है, एक उपहार है, गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है जल, है ना। अगर जल ना होता तो हम भी ना होते, है ना। अगर तुम ना होते तो मैं भी ना होता, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, फिर भी आसमान वितरण, अत्यधिक मांग और दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। तो आसमान वितरण मतलब कि जगह जगह पर क्या है कि बारिश, ये क्या बोलते हैं उसको, बारिश होता है, कहीं नहीं होता है, या फिर आप देखेंगे कहीं कहीं पानी उपलब्ध ज़्यादा एकदम हो रहा है और कहीं कहीं कम उपयोग हो रहा है। ठीक है, और अत्यधिक मांग, डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, और दुरुपयोग के कारण मतलब कि सही उपयोग पानी का नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जल स्तर, इसके कारण क्या हो रहा है, इसकी जो स्तर है वो धीरे धीरे लगातार नीचे चली जा रही है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इस जल की इस कमी की समस्या को हम लोग क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो जल दुर्लभता का कारण क्या है, मतलब कि जल की कमी का क्या कारण है हमारे संसार में, हमारे पृथ्वी पे। संसार भर जितना पानी उपलब्ध है उसका 2.5% मीठे पानी का है। मतलब कि अगर 100% पानी है बच्चों, उसमें से मात्र का मात्र, ठीक है, मात्र 2.5% ही क्या है, मीठा पानी है, जिसको हम लोग पी सकते हैं। इस मीठे जल का 70% भाग कहाँ है, पहाड़ों
पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। तो ये 2.5% में ही 70% क्या है, पहाड़ में पाया जाता है, बर्फ के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मीठे और स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है। ठीक है, निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है, जनसंख्या की बढ़ने के कारण भी क्या हो रहा है, पानी के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग के कारण क्या हो रही है, जल दुर्लभता का एक कारण बन रही है। गा नंबर देखिए, जब हम खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो भी पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, जब खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक करते हैं हम लोग, अधिक से ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, तो भी क्या होता है, पानी का कमी होती है। आगे देखिए, नित्य प्रति बढ़ने का उद्योगों के कारण भी पानी की कमी हो जाती है। देखिए अभी जगह जगह पर फैक्ट्री वगैरह खुल रहे हैं, ठीक है, तो वो फैक्ट्री खुल रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, वहाँ से भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और वहाँ से पानी, जो गंदे पानी निकला जाता है ना, उसको अच्छा पानी में मिलाया जाता है। ऐसे ऐसे भी आप लोग जब बहुत जगह देखे होंगे, जैसे कागज उद्योग, इस्पात उद्योग, पानी की बड़ी खपत हो जाती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है ना। देखिए अगला देखिए, शहरों में निरंतर बढ़ने से पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी कमी होता है। वही है इसमें शहरों की निरंतर बढ़ने से, मतलब कि शहर धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप हो रही, बढ़ते जा रही। अभी पहले इतना था, अब इतना होते जा रहा, अब इतना हो रहा, इस तरीके से। तो क्या है, पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और जिसके कारण पानी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो ये तब बच्चों आप लोग के सारे सवाल, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कुछ सवाल इसमें याद हो गए होंगे और बहुत सारे सवाल आप लोग समझ ले होंगे कि आप लोग उसे लिख सकते हो आराम से। ठीक है, कोई हार्ड सेंटेंस हम नहीं लिखे थे, सिंपल सेंटेंस से हम लिख दिए थे। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा वो आप हमें लाइक करके बताएंगे। ठीक है, और कमेंट करके प्यारे से कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों तक शेयर कर देना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।